अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे सीए का वीक 9 है और उसका ये फर्स्ट क्लिप है। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर से डिफरेंट है। आपने देखा होगा हमारा लास्ट लेक्चर थोड़ा सा कंसाइज भी था। रीज़न वाज दैट कि हमारा चैप्टर नंबर 7 वहाँ पर एंड हो रहा था और आज हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करना है। अच्छा, अगर हम अभी तक आर्किटेक्चर को रिव्यू करें कि हमने पढ़ा क्या है, तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि फ्रॉम द स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा कि यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या प्रोसेसर के कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, यानी एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमने देखी और उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो उसमें हमने ये देखा कि कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है और उसकी मुख्तलिफ चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया लास्ट लेक्चर तक। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 8 में बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसर्स हैं। और अभी तक चैप्टर नंबर 5 में हमने ये देखा था कि हमारे पास एक किस्म का प्रोसेसर है और उसकी एग्जीक्यूशन की बात की, उसमें डेटा कैसे प्रोसेस होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसे होता है, हमने ये देखा था। लेकिन अब थोड़ा सा हमारा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है आर्किटेक्चर के बारे में और अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसर्स को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसर काम करते हैं और हमारे पास हार्डवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जिसमें हमारे पास रजिस्टर्स आएंगे, डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ आएगी, मेमोरी आएगी, उनमें ट्रेड ऑफ करने से हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बेसिकली हम चैप्टर नंबर 8 में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वीक नंबर 9 से हम चैप्टर नंबर 8 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। अच्छा, एक अगर हम एक रिव्यू देख लें थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा। हमने बहुत सारी बातें की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में, जहाँ पर हमारे पास प्रोसेसिंग होती है, लेकिन उस प्रोसेसर की कुछ ख़ास कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पता है, लेकिन हम दोबारा इसको देख लेते हैं। हमारे पास वहाँ पर एक रजिस्टर सेट होता है। रजिस्टर सेट हमारे पास बेसिकली अभी हम आगे जाके देखेंगे भी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में। रजिस्टर सेट हमारे पास कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। इंडिविजुअली हम उसे एक रजिस्टर कहते हैं, एक रजिस्टर को, लेकिन जब हम तमाम रजिस्टर्स की बात करते हैं तो रजिस्टर सेट होता है। यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यूज़ आके स्टोर होती हैं। ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 5 में भी देखी, ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 7 में भी देखी। यहाँ पर हम कोई चीज़ परमानेंटली सेव नहीं करते या स्टोर नहीं करते। जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंस्ट्रक्शन आई, वो इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो गई तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से चली गई, दूसरी इंस्ट्रक्शन आ गई। डेटा जो प्रोसेस होने आया यानी ऑपरेंड, वो डेटा रजिस्टर में आया, उस पर एग्जीक्यूशन हुई, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में गया और जब उसकी ज़रूरत नहीं रही तो वहाँ से भी वो वाइप आउट हो गया। तो हमारे पास रजिस्टर जो होता है वो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ को, डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमारे लिए मदद करता है। कंट्रोल यूनिट तमाम चीज़ों को सुपरवाइज करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, वो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होने, वो सारी चीज़ों को देखता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्ट्रक्शन सेट। चैप्टर नंबर 5 में हमने इंस्ट्रक्शन सेट को देखा था कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो डिफ़ाइन करता है कि हमारा प्रोसेसर कितनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है और वो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं कहाँ पर डिफ़ाइन हुई होती हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन सेट में। ठीक है, और उसी के मुताबिक उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा स्पेसिफिक किस्म का हार्डवेयर भी डिज़ाइन किया जाता है। जैसे आपको चैप्टर नंबर 5 में भी याद होगा, हमने सिंपल इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन के लिए हार्डवेयर डिज़ाइनिंग की थी। सिमिलरली चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन थी, माइक्रो प्रोग्राम में जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन थी वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही थी वो भी हमने देखा था। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास हार्डवेयर की डिज़ाइनिंग हुई होती है। हमारे पास जो ये फिगर नंबर 1 है ये आपके पास एक जर्नल सीपीयू की कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन हुई हुई है। रजिस्टर सेट, ये अभी जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, रजिस्टर सेट यानी हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर नहीं है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। और आपको जैसे याद होगा हमारे पास रजिस्टर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हर रजिस्टर एक स्पेसिफिक काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। तो वो तमाम रजिस्टर्स यहाँ पर आएंगे। अरिथमेटिक एंड लॉजिक, ALU जैसे हम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस की एग्जीक्यूशन होती है। अच्छा, ये एरोज़ आपको ये नज़र जो आ रहे हैं, ये एरोज़ ये आ रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास जो डाटा पड़ा होता है, ठीक है, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं वो तो हमारे पास रजिस्टर्स में पड़ी होती हैं।
अब ALU उस डाटा को इस्तेमाल करता है, ठीक है, और उसमें डेटा स्टोर भी करता है। ALU ऑप कोड का इस्तेमाल करेगा कि हमारे पास किस टाइप की हमारे पास ऑप कोड है, किस किस्म का ऑपरेंट है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर एक थर्ड कंपोनेंट जो है, जो थोड़ा डिफरेंट साइड पे बनाया गया है और जो दोनों से कोऑर्डिनेट कर रहा है एट द सेम टाइम। बेसिकली ये हमारा कंट्रोल यूनिट है जो हमारे रजिस्टर्स को भी कंट्रोल कर रहा है और हमारे ALU को भी कंट्रोल कर रहा है। यानी यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल यूनिट हमें क्लियरली पता चल रहा है कि उसका एक रोल सुपरवाइजरी कंट्रोल है, जो तमाम इंफॉर्मेशन के फ़्लो को, उनकी एग्जीक्यूशन को, सारी चीज़ों को यहाँ पर देख रहा है। अच्छा, और ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर हमारे पास बेसिकली क्या बनाते हैं, हमारे पास CPU की वर्किंग को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है कि हमारे पास कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, फिर इनको हमने डिटेल में भी देखा हुआ है, इन डेप्थ भी देखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो थोड़ी सी हम डीप डाउन जाके हम ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास CPU के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें देखना लाजमी है। अच्छा, अब हमारे पास स्टोरेज कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर्स हैं, फ्लैग्स हैं। ये हम अभी सिर्फ एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और CPU के अंदर यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, इस चिप के अंदर जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। स्टोरेज कंपोनेंट्स बेसिकली जो चीज़ आपके पास आई है, ठीक है, और आपने उस चीज़ पर कोई इंटरमीडिएटली तौर पर आई है, यानी मेरे पास अगर एक ऑपरेंट आया है, ठीक है, एक्चुअली तो वो पड़ा हुआ मेमोरी में है, लेकिन जो CPU के पास आया है उस ऑपरेंट पर उन्होंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या एक इंस्ट्रक्शन आई है, एक्चुअल तमाम इंस्ट्रक्शन यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी मेरा प्रोग्राम तो पड़ा हुआ है मेमोरी में, लेकिन एक सिंगल इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के लिए जब वो आएगी तो वो कहाँ पर आएगी, रजिस्टर में आएगी। सिमिलरली ऑपरेंट भी रजिस्टर में आएगा। मैं कुछ प्रोसेसिंग करूँगा, उस प्रोसेसिंग का रिजल्ट भी मेरे पास रजिस्टर में आएगा। ये अगेन मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि मैं रजिस्टर के यानी CPU के अंदर की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली स्टोरेज कंपोनेंट्स में हमारे पास फ्लैग्स भी आते हैं। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लैग्स देखे। थोड़ी सी मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ। फ्लैग हमारे पास सिंगल बिट एक इंडिकेटर होता है, जैसे हमने E फ्लैग देखा, I फ्लैग देखा, इस तरह के बहुत सारे फ्लैग्स होते हैं। कुछ हमारे पास होते हैं स्टेटस फ्लैग्स। स्टेटस फ्लैग्स बेसिकली आपको ये बताते हैं कि आपके पास अभी CPU की सिचुएशन क्या है, क्या कंडीशन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मेरा रिज़ल्ट ज़ीरो आया है जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा, या मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आया है, या मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 7 में भी देखा कि मेरे पास आई फ्लैग की यानी इनडायरेक्ट फ्लैग की वैल्यू क्या है, तो ये हमें स्टेटस बता रहे थे। मेरे पास साइन बिट 1 तो नहीं है, क्या मेरे पास AC की वैल्यू 0 तो नहीं है, हमने चैप्टर नंबर 7 में देखा। तो बेसिकली ये हमारे पास स्टोरेज कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें कुछ बताते हैं। दूसरी टाइप ऑफ फ्लैग्स होती है, बेसिकली उसे हम कहते हैं कंट्रोल फ्लैग। वो फ्लैग्स जो होते हैं जब उनकी वैल्यू चेंज होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू हमारा प्रोसेसर कोई डिसीजन लेता है। स्टेटस फ्लैग्स हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, और कंट्रोल फ्लैग्स हमें क्या देते हैं, जब उनकी वैल्यू चेंज होती है तो हमारा प्रोसेसर का बिहेवियर जो होता है उस फ्लैग की वैल्यू के साथ चेंज हो जाता है। दोबारा याद दिलाता चलूँ कि हमारे पास फ्लैग की जो वैल्यू होती है वो 1 बिट होती है। इट कैन आइदर बी 1 और 0, ठीक है। तो हमारे पास यानी ये येस या नो की हमें इंफॉर्मेशन देता है। ALU को हम ज़रा डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन हमारे पास ALU में होती है। हमारे पास आगे जो चैप्टर नंबर 10 है वो इस बारे में बताएगा कि किस किस्म की हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारा ALU परफॉर्म कर सकता है। सिमिलरली हमारे पास ट्रांसफ़र कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हमारा डेटा, हमारी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कैसे शिफ्ट होती हैं। तो हमारे पास बेसिकली 3 बसेस होती हैं, ठीक है। एक को हम एड्रेस बस कहते हैं, एक को हम कंट्रोल बस कहते हैं, एक को हम डेटा बस कहते हैं। एड्रेस बस जो होता है बेसिकली हमारे पास क्या काम करता है, एड्रेस बस हमारे पास हमारे डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करता है, एड्रेसेस को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने एग्ज़ाम्पल की थी कि हमारे पास जो PC है, प्रोग्राम काउंटर, जिसमें एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन है वो ट्रांसफ़र होता है AR में, और फिर AR से वो ट्रांसफ़र होता है मेमोरी में। तो ये बेसिकली काम कौन करेगा, हमारी एड्रेस बस करेगी। कंट्रोल बस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे हमारी लोड बिट, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 में लोड बिट 1 होती थी। सिमिलरली चैप्टर नंबर 7 में भी देखा हमारी लोड बिट 1 या 0 होती थी कि हमारा रजिस्टर वैल्यू को एक्सेप्ट करे या ना करे। इंक्रीमेंट करना, ठीक है, रीड ऑपरेशन करना, चैप्टर नंबर 5 में देखा, राइट ऑपरेशन करना।
सिमिलरली डेटा बस को हमने तब देखा जब हमारे पास डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू ऑपरेंड मूव, हमारा ऑपरेंड जो मूव हो रहा था तो वो भी हमने देखा। ठीक है, तो हमारे पास यानी डेटा की इन एंड आउट करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये हमारे पास डेटा बस का काम होता है। यानी हमारे पास 3 टाइप की बसेस होती हैं, जो एड्रेस लेके जाती है, जो इंस्ट्रक्शंस लेके जाती है, और जो मेरे पास डेटा लेके जाती है। और कंट्रोल यूनिट का रोल वही सुपरवाइजरी है जो तमाम इन तमाम चीज़ों को मैनेज करेगा। यहाँ पर हमारा वीक 9 का क्लिप नंबर 1 एंड होता है। अभी हम थोड़ी देर में क्लिप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू।